बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने कल लेक्चर 1 के अंदर मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 5 तक जो है अच्छे से कवर किया था। आज हम अपने लेक्चर 2 के अंदर मॉड्यूल 6 से मॉड्यूल 10 तक जो है वो ये 5 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। दोस्तों मॉड्यूल 6 के अंदर जो पहली चीज़ आती है उसको कवर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया या अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया वीडियोस को, तो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मॉड्यूल 6 के अंदर हम सर्चिंग, आपको पता हमने प्रीवियस लेक्चर 4-5 से हम सर्चिंग पढ़ते आ रहे हैं कि हम अपने किसी भी वेब इंजन के ऊपर या सर्चिंग इंजन जैसे लाइक क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एज हो गया, इनके ऊपर सर्चिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। अब सर्च ऑपरेटर कुछ सेकंड टाइप की होते हैं, जिसमें जी सर्चिंग विद इन द रेंज। सर्चिंग विद इन द रेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेट्स से आप चाहते हो कि आप 15,000 से लेकर 25,000 तक मोबाइल ख़रीदना चाहते हो, तो ये क्या आपकी रेंज है। यानी आप इंटरनेट पे क्या सर्च करोगे, आप कहोगे कि 25,000 से, लेट से आपने लिखा कि वो लैपटॉप जिनकी प्राइस 25,000 से लेकर 35,000 तक है वो मुझे चाहिए, तो गूगल क्या करेगा? गूगल आपको वो तमाम लैपटॉप्स रिज़ल्ट के तौर पर दिखाएगा जिनकी प्राइस की जो रेंज होगी वो 25,000 से लेकर 35,000 तक होगी। तो ये होता है सर्चिंग विद इन रेंज। बूलियन ऑपरेटर्स एंड या आर। दोस्तों कई दफ़ा क्या होता है, हम ना कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स से आपने लिखा कंप्यूटर और साइंस। अब आर क्या है? आर का मतलब है या, यानी आप कह रहे हो या मुझे कंप्यूटर का रिज़ल्ट दे दो या मुझे साइंस का रिज़ल्ट दे दो। तो ये अब क्या करेगा, जब आप लिखते हो ना कंप्यूटर और साइंस, दरमियान में जब आर आपने लिखा ना, तो ये क्या करेगा, ये आपको वो तमाम वेब पेजेस लगा के दे देगा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी होंगे और साइंस से रिलेटेड भी होंगे। समझ आ गई? नेक्स्ट, अगर आप एंड लिख देते हैं तो एंड का मतलब ये होता है कि आप जो है वो जनाब, जैसे लेट्स से आपने लिखा कंप्यूटर एंड साइंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसमें आपको सिर्फ वही रिजल्ट देगा जिसमें दोनों चीज़ें आ रही होंगी, यानी कंप्यूटर भी और साइंस भी। यहाँ पे क्या था, अगर उसे कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं मिला तो वो आर का मतलब यहाँ वो साइंस के रिलेटेड दे देगा, लेकिन यहाँ पे वो दोनों को कॉमनली देखेगा कि वो सिर्फ आर्टिकल आपको देगा या वो वेब पेजेस देगा जिनके ऊपर कंप्यूटर और साइंस दोनों का मुश्तरका जो है वो रिज़ल्ट हो, ठीक है, कॉमन रिज़ल्ट हो। सर्च विद अ स्पेसिफिक साइट। लेट्स से आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो दोस्तों आप स्पेसिफिक किसी साइट के लिए भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से आपने लिखा वर्चुअल यूनिवर्सिटी youtube.com। अब ये क्या करेगा, ये अब आपको तमाम सोशल अकाउंट्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबसे इकट्ठा नहीं करके देगा रिजल्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, बल्कि आपने जिस स्पेसिफिक साइट का कहा है ना, सिर्फ उसी स्पेसिफिक साइट से ही आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो इशू करेगा। यानी ये होता है स्पेसिफिक साइट के मुताबिक, कि आप अगर साथ साइट का नाम भी बता दें कि मुझे इस स्पेसिफिक साइट से चीज़ सर्च करनी है, तो आपको सिर्फ उसी भी साइट के रिलेटेड चीज़ सर्च करके देता है। सर्च रिलेटेड वेबसाइट। अब दोस्तों आप जो है रिलेटेड अगर वेबसाइट के रिलेटेड सर्च करना चाहते हो, लेट से आपने कहा मुझे YouTube के रिलेटेड ही सिर्फ सर्च करना है, यानी आपने कहा मुझे जो है ना वो YouTube की वीडियोज़ ही सिर्फ देखनी है। ये जो क्यूरी आप देखना चाहते हो उसमें रिलेटेड का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ YouTube के रिलेटेड ही चीज़ें चेक करनी है। इसी तरह आप info.youtube.com, यानी आपने YouTube के रिलेटेड सिर्फ इन्फो देखनी है। यानी अगर किसी वेबसाइट के रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन देखनी हो ना, कि YouTube की इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाओ कि YouTube कब लॉन्च हुई, YouTube की पूरी हिस्ट्री दिखाओ, तो ये क्या होता है रिलेटेड वेबसाइट सर्चिंग, कि आप किसी वेबसाइट के रिलेटेड उसके बारे में सर्च करना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सर्चिंग कैशे वर्जन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें दोस्तों आप जो है किसी भी फाइल का आगे एक्सटेंशन के मुताबिक सर्च करते हैं। लेट्स से आपने लिखा youtube.com उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है, यानी इसकी डोमेन है। इस तरह आपने लिखा इस तरह आपने कोई वेबसाइट लिखी जैसे virtualuniversity.edu.pk, अब ये क्या उसकी एक्सटेंशन है। तो जब आप किसी एक्सटेंशन के लिए सर्च करते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्चिंग का कैशे वर्जन। मॉड्यूल 7 के अंदर सर्चिंग के कुछ मजीद ऑपरेटर्स आ गए हैं जी, जिसमें आ गया जी स्टॉक ऑपरेटर। अब ये स्टॉक ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? स्टॉक ऑपरेटर जैसे कि नाम ज़ाहिर है, जब आपने किसी चीज़ की स्टॉक के बारे में फाइंड करना हो, लेट्स से आप चाहते हो मुझे एप्पल जो कंपनी है उसकी स्टॉक दिखाओ कि एप्पल के कौन कौन से मॉड्यूल आ चुके हैं, कौन कौन से मोबाइल आ चुके हैं, उस कितना एप्पल का मॉड्यूल जो वो रैंक कर रहा है, कितना रैंक नहीं कर रहा, कितना उसे मार्जिन मिल रहा है, कितना उसका बजट आ रहा है। यानी इस तरह आपने किसी भी कंपनी का स्टॉक चेक करना हो ना, तो उसके लिए हम ये
स्टॉक सर्चिंग करते हैं। मैप ऑपरेटर, यानी जब आपने किसी चीज़ का मैप फाइंड करना हो तो उसके लिए हम मैप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मूवी ऑपरेटर, जैसे कि नाम जाहिर है कि अगर हमने किसी मूवी के रिलेटेड सर्च करना हो तो हम मूवी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए ये इस तरह आप क्यों लिखोगे, ठीक है जी। कंपेयर फूड, आपने एक दो फूड के रिलेटेड कंपैरिजन करना हो, यानी एक फूड के दूसरे फूड के साथ कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हम कंपेयर फूड यूज़ करते हैं। डिफाइन ऑपरेटर, ये डिफाइन ऑपरेटर क्या करता है, आपको कोई भी चीज़ डिफाइन करके देगा, ठीक है। लेट्स से आपने कोई चीज़ डिफाइन करनी है, लेट्स से व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपने कहा डिफाइन, या आप लिखते हो डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो ये आपको डेफिनेशन उसकी बताएगा। इमेज सर्च, आप किसी चीज़ को इमेज के लिहाज से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये इमेज दोगे गूगल को तो वो आपको इमेज के लिहाज से भी सर्च करके देगा, ठीक है जी। टाइल्ड, टाइल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइल्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी चीज़ को ख़ास किसी डिग्री के ऊपर घुमाना हो, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई चीज़ है, कोई इमेज है, उसको आपने 360 डिग्री पर घुमाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये टाइल्ड सर्चिंग का इस्तेमाल कर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको चीज़ों को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मॉड्यूल 8 आ गया, इन टाइटल और ऑल इन टाइटल। दोस्तों इन टाइटल तब यूज़ होता है जब आपने एग्जैक्ट मैच करना हो। लेट्स से आप जब कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, लेट्स से आपने कहा इन टाइटल मीन वर्सेस आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड। अब दोस्तों आपने ये नहीं बताया, किसी स्पेसिफिक चीज़ का नहीं आपने बताया, ठीक है। आप जस्ट करो आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, और डबल कोट, जब भी हम किसी चीज़ को डबल कोट्स के अंदर विद इन कोट्स लिख देते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट उस चीज़ को मैच करके लेके आता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आईफोन और एंड्रॉयड के रिलेटेड जो डिफरेंस होगा ना, हमें एग्जैक्ट वो ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो विदाउट कोड लिखते हो आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, इसका मतलब है ऑल इन टाइटल, यानी आईफोन के अंदर जितने भी आगे उसकी कैटेगरी है ना आईफोन की, वो दिखा देगा, एंड्रॉयड की सारी कैटेगरी दिखा देगा आपको, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। जबकि अगर आप डबल कोट्स में लिखते हो तो फिर वो एग्जैक्ट आईफोन और एंड्रॉयड के दरमियान में ही सिर्फ डिफरेंस दिखाएगा आपको। इस तरह इन यूआरएल एंड ऑल इन यूआरएल, यानी अगर आप किसी की चीज़ का यूआरएल डाल देते हैं, जैसे vu.edu.pk, ये यूआरएल है, ठीक है। इसको अगर डबल कोट्स में डाल देते हो तो एग्जैक्ट मैच करके दिखाएगा। लेकिन ऑल इन यूआरएल का मतलब क्या है कि अगर आप विदाउट कोट लिख देते हो तो वो उसके रिलेटेड जो सर्चेज होगी वो भी आपको दिखा देगा। तो बेसिकली इन का मतलब होता है कि जब आप डबल कोट्स के अंदर एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो, और ऑल इन का मतलब यानी आप जब एग्जैक्ट मैच नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि इसके रिलेटेड कोई भी रिजल्ट है तो वो मुझे दिखा दो। इस तरह इन टेक्स्ट, यानी आप डबल कोर्स के अंदर इन टेक्स्ट ये होता है कि डबल कोर्स के अंदर ही आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018, आपने इस तरह इन टेक्स्ट लिख दिया, या ऑल इन टेक्स्ट का मतलब क्या है, विदाउट कोड आपने लिख दिया, तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट इसके रिलेटेड मैच करेगा डबल कोर्स के अंदर। और जब आप विदाउट कोड लिख दोगे तो उसके रिलेटेड जितना भी रिजल्ट होगा वो आपको दिखा देगा। प्रॉक्सिमेटी सर्च, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉक्सिमेटी सर्च का मतलब ये होता है कि लेट्स से आपने कोई चीज़ सर्च की, लेट्स से आपने एजुकेशन सर्च की। अब दोस्तों अगर वो उसे एग्जैक्ट एजुकेशन के रिलेटेड कोई पेज नहीं मिलता तो वो उसके अप्रॉक्सीमेटली लाइक जैसे एजुकेशन के अप्रॉक्सीमेटली क्या, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या करती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मेन मकसद क्या है, आपको एजुकेशन देना। तो लिहाजा आपने सर्च किया एजुकेशन, अब एजुकेशन के रिलेटेड अगर गूगल को कोई चीज़ एग्जैक्ट नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, उसके नियर तरीन जो चीज़ें जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। यानी ये होती है प्रॉक्सीमेटली, यानी उसके नियर तरीन, नियर समझते हैं ना। अगर एक चीज़ आप फर्ज करें, आपने लिखा 5 सर्च कर दो, अब 5 नहीं मिला तो उसका नियर तरीन क्या है, 5 से आगे 6 है और 5 से पीछे 4 है, यानी वो आपको 4 और 6 का रिजल्ट दे देगा। क्यों, क्योंकि 4 5 के नियर तरीन था और 6 5 के नियर तरीन था। तो लिहाजा अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये होता है कि अगर एग्जैक्ट उसको वो रिजल्ट ना मिले तो उसके नियर तरीन जो रिजल्ट होता है वो आपको दे देता है उसके बारे में। उसके बाद कुछ कम्प्लेक्स क्यूरीज भी कहता होती हैं, जिसके अंदर हम कुछ कम्प्लेक्स लेवल की चीज़ें सर्च करते हैं, जो कि हम मॉड्यूल 9 में पढ़ते हैं। व्हाट आर शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट, कहता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इंटरनेट पर सर्च मत करो। देर आर 3 मेन रीजंस, कहता है उसकी 3 मेन रीजंस हैं, जिसमें कहता है गूगल एड्स। अब कहता है गूगल एड्स कभी भी आप, जैसे कहता है गूगल गिव यू एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन योर सर्च क्यूरीज, हिस्ट्री, जियोग्राफिकल लोकेशन ETC। कहता है आप जो है उसकी मेन 3 रीज़न है। कहता है जब आप कोई चीज़ फ़र्ज़ करो इंटरनेट पर कुछ चीज़ सर्च करते हो ना, लेट्स से आप अपनी हिस्ट्री सर्च करते हो, कोई भी आप जियोग्राफिकल चीज़ें सर्च करते हो, आप लोकेशन किसी चीज़ की सर्च करते हो, तो कहता क्या होगा कि आपकी वो चीज़ें जो आप सर्च कर रहे हो, हिस्ट्री, जियोग्राफिकल, लोकेशन, ये जो चीज़ें सर्च कर रहे हो ना, कहता है गूगल क्या करता है, आपकी उस चॉइस को अपने पास स्टोर कर लेता है। यानी वो समझ जाता है कि आपको ज़्यादा लोकेशन के रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं, आप ज़्यादा जियोग्राफिकल चीज़ें पसंद करते हो, आप ज़्यादा हिस्ट्रिकल चीज़ें पसंद करते हो, तो वो फिर क्या करेगा, आपको हमेशा आपकी चॉइस के मुताबिक फिर एड्स दिखाना शुरू कर देता है।
आपने अक्सर देखा होगा, हम ना अगर कोई वीडियो देखते हैं ना, लाइट से फूड की वीडियो देखते हैं, लाइक खाना बनाने की हम वीडियो देखें, तो क्या होता है नेक्स्ट टाइम जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं ना, तो हमें उसी के रिलेटेड सर्चेज आ रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो चीज़ सर्च की होती है ना, उस आपकी चॉइस को सर्वर जो अपने पास स्टोर कर लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम जो क्या करता है, वो आपकी उसी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए आपको नेक्स्ट जो है सजेशन देता है कि आपकी ये चॉइस थी, लिहाजा ये सजेशन है, आप बताओ इसमें से क्या चीज़ आपने देखनी है। तो इस तरह कहता है आप कभी भी ऐसी चीज़ें मत सर्च करो जो कि गूगल की एड जिसके ऊपर रन होना शुरू हो जाए। ठीक है, कहता सिक्योरिटी एजेंसीज़, कहता आप कभी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रिलेटेड सर्च मत करो, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज़ वाले जो है वो क्योंकि कुछ लॉज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके रिलेटेड आपको अगर आप सर्च करोगे तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ वाले आपको यानी आपके ऊपर शक करेंगे, वो आपको किडनैप कर सकते हैं, उठा के लेके जा सकते हैं कि लाइट से ये बंदा जो है बड़ा गलत बातें करता है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से कहता है आप इस चीज़ से बचो। नेक्स्ट कहता है समटाइम्स क्या होता है व्हेन वी सर्च लाइक फ्री म्यूज़िक, कहता है हम क्या करते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं फ्री म्यूज़िक जब सर्च करते हैं ना, तो वी कैन बी ट्रैप्ड टू प्रोवाइड अ वायरस विच माइट बी हार्मफुल फॉर आवर कंप्यूटर। यानी पहले उसने बताया कि अपनी पसंदीदा चीज़ें कभी भी सर्च मत करो। दूसरा कहता है कभी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रिलेटेड सर्च मत करो, कोई ख़ास अपनी स्पेसिफिक अपनी लोकेशन दे के कभी भी सर्च मत करो, क्योंकि अब हाँ यहाँ आप अपनी कभी भी सेंसिटिव जो आपकी सर्चिंग है या सेंसिटिव जो डाटा है वो कभी भी अगेन एंड अगेन यानी बार बार सर्च मत करो। ठीक है, जब आप अगेन एंड अगेन करोगे तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को आपके ऊपर डाउट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहता है तीसरे नंबर पे क्या जी, आप कभी भी फ्री चीज़ें मत ढूंढो ज़्यादातर। जब कहता है आप फ्री चीज़ें ढूंढते हो तो उससे क्या होता है कि कभी कभी आपके ऐसे वायरस आ जाते हैं उस फ्री चीज़ों की वजह से, जिससे आपका कंप्यूटर जो है जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान होता है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है अवॉइडिंग एड्स, कहता है इन एड्स को से अवॉइड करो हमेशा। कौन कौन सी? योर ईमेल, कहता है अपनी ईमेल कभी भी एड्स के ऊपर कभी भी कहता है अपनी ईमेल मत दो। मेडिकल इश्यूज़ एंड ड्रग्स, कहता है कभी भी अपनी मेडिकल इश्यूज़ और ड्रग्स के बारे में मत बताओ। योर नेम, कभी भी अपना नेम मत बताओ। योर लोकेशन, कभी भी अपनी लोकेशन के बारे में मत बताओ। योर फेवरेट थिंग्स, कभी भी अपनी फेवरेट थिंग्स के बारे में मत बताओ। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अवॉइड करो। ठीक है, ताकि आपकी जो है गूगल के ऊपर आपकी जो सर्चिंग है वो उस चीज़ को स्टोर कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप कोई भी जो चीज़ें आपकी जो सर्च करते हो बार बार कंटिन्यूसली उस चीज़ को जो सर्वर अपने पास स्टोर कर लेता है। तो ये वो चीज़ें जो आप अपनी ईमेल, अपना नेम, अपनी लोकेशन, अपनी फेवरेट थिंग्स ये कभी भी सर्च मत करो, इन चीज़ों से अवॉइड करो। डेंजरस टू सर्च, कहता है आप ये जो चीज़ें हैं जो आपको डेंजरस चीज़ें हैं, यानी कहता है ये कभी भी आप सर्च ना करो। यानी ये डिफरेंट चीज़ों के लिए ऐसे बता रहा है आपको। कहता है डेंजरस सर्च, यानी डेंजरस सर्च का मतलब ये है कि आप अगर ये चीज़ें सर्च करते हो ना ये आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। जैसे फ़र्ज़ करो, कहता है प्रेशर कुकर, बम स्टोरी। ठीक है, यानी आप कभी भी बम की स्टोरी, बम समझते हैं ना, बम ब्लास्ट करना, ब्लास्ट ये कभी भी अटैक्स करना, सुसाइड बॉम्ब, किलर्स, ठीक है जी, किलिंग एनिमल्स, ठीक है जी, मर्डर, मेडिसल सिंथेसिस, हाउ टू मेक कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो ये वो चीज़ें जो डेंजरस हैं आपके लिए, कभी भी कहता है ये चीज़ सर्च मत करो। अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट रिलीजियन, ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। कहता है आप कभी भी इन चीज़ों के बारे में सर्च मत करो। अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, कहते हैं कभी भी आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में सर्च मत करो। यानी फ्री म्यूज़िक, फ्री जो चीज़ें मिलती हैं ना, कहते हैं कभी भी उनके बारे में सर्च मत करो। ठीक है, तो ये डिफरेंट कुछ डेंजरस चीज़ें आपको बता रहा है, कुछ चीज़ों से बचने की बता रहा है चीज़ें कि ये चीज़ें आप ना करो। जैसे ये कहता है स्मोकर्स लंग्स, स्किन कंडीशन, तो ये चीज़ें वो होती हैं जो आप इंटरनेट पे मोस्टली सर्च करते हो। तो ये चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली उसने हमें ये बताया कि आप कौन कौन सी चीज़ों से आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। अपनी फेवरेट थिंग्स, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी शेयर मत करो, कभी भी डेंजरस चीज़ें सर्च मत करो, जिनको उसने एक लिस्ट भी बताई है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर मॉड्यूल 10 आ जाता है, जिसमें जी कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अच्छा दोस्तों, कंप्यूटर की हिस्ट्री में ये है कि पहले जो है ना, अब तो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है जिसमें इलेक्ट्रिकल यानी बिजली से चलने वाले कंप्यूटर। जब इससे पहले जो दौर था जिसमें नए नए अभी कंप्यूटर आए थे, उसमें क्या था, कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर थे, यानी जो बिजली से नहीं चलते थे। डिफरेंट उनको चलाने के लिए डिफरेंट तरीके थे, जैसे पंच कार्ड हो गया, जैसे गेयर्स हो गए, जैसे बिट्स हो गई, ऐसे। तो दुनिया में सबसे पहले जो मैकेनिकल कंप्यूटर आया था वो एक अबाकस कंप्यूटर था।
ठीक है। ये अबाकस कंप्यूटर कैसे वर्क करता था? ये अबाकस कंप्यूटर दोस्तों जो है वो बिट्स के ऊपर वर्क करता था। जैसे ये आपको पिक्चर्स के अंदर नज़र आ रहा है, ये देखिए आपके पास दो पोर्शन है, एक ये एक अपर पोर्शन नज़र आ रहा है और ये आपको एक डाउन पोर्शन नज़र आ रहा है। अब अपर पोर्शन के अंदर कुछ बिट्स हैं और ये जो आपको डाउन पोर्शन है इसके अंदर कुछ बिट्स हैं। अब ये वर्क कैसे करता था दोस्तों? ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये जो फर्स्ट पूरी की पूरी आपको कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें क्या था, ये 1 के लिए यूज़ होती थी। वन समझते ना, 1 बिट के लिए, 1 बिट के लिए। फ़र्ज़ करें अगर आप ऊपर 1 कर देंगे ना, ऊपर 1 कर देंगे तो ये 1 काउंट करेगा इसको, और नीचे भी 1 काउंट करेगा, ठीक है जी। तो अगर आप ऊपर 5 कर देंगे तो ऊपर 5 काउंट करना शुरू कर देगा। ऐसे ये बिट्स के ऊपर वर्क करता था। यानी ये जो दूसरा कॉलम है ये होता था 10 के लिए, तीसरा कॉलम होता है हमारा पूरे का पूरा किसके लिए, 100 के लिए, फिर 1000 के लिए। यानी अगर आप इस पहली लाइन के अंदर ऊपर वाले पोर्शन में अगर 1 बिट ऐड करते हो ना तो इसका मतलब क्या है, 5, ठीक है। और अगर आप नीचे 1 बिट ऐड करोगे तो इसका मतलब है 1, यानी 6 लिखा जाएगा अगर आप ऐसे करोगे। तो अगर आप इस दूसरे कॉलम के अंदर ऊपर 1 यानी 1 बिट रख देते हो और नीचे 1 बिट रख देते हो तो इसका मतलब क्या है, ऊपर 1 बिट रखने का मतलब कि ये कॉलम किसके लिए है, 10 के लिए, 10 के लिए है, 10s के लिए। तो ऊपर एक वैल्यू रखने का मतलब है कि 10 लिखा जाएगा, और अगर आप नीचे एक कॉलम 1 बिट रख दोगे तो इसका मतलब क्या, 11 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगले कॉलम के अंदर 100 के लिए है, ऊपर यानी ऊपर रखने से वही वैल्यू आती है जिस वैल्यू का वो कॉलम है, और नीचे रखने से 1 ही आएगा आपके पास। तो अब तीसरे कॉलम के अंदर अगर आप ऊपर एक बिट रखते हो तो इसका मतलब क्या है, 100, यानी स्क्रीन के ऊपर 100 लिखा जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये बिट्स के ऊपर वर्क करता था कि आपने अपर साइड पे कितनी बिट रखी हैं उसके लिहाज से आपकी काउंटिंग लिखी जाती थी। और ये सिर्फ जो है हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये कंप्यूटर्स जो है वो सिर्फ यूज़ होते थे, ठीक है जी। उसके बाद कहता है वक्त गुजरता गया और क्या हुआ कि उसके बाद हमारे पास ब्लेसिक पास्कल ने क्या किया, एक नया कंप्यूटर ईजाद किया जो कि 1623 से लेकर 1662 तक चलता रहा, इस दौरान, जो कि फ्रांस के अंदर डेवलप किया गया। उसके बाद एक लेबनीज़ ने कंप्यूटर ईजाद किया 1646 से लेकर 1716 तक जो यूज़ किया गया, यानी 1646 में वो दरियाफ्त हुआ और 1716 में जो है वो फ्लॉप हुआ, और वो कहाँ बनाया गया, जर्मनी के अंदर। उसके बाद चार्ल्स बाबाजी ने एक कंप्यूटर बनाया 1792 के अंदर जो कि 1871 तक यूज़ किया गया, और ये कहाँ बनाया गया, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों ये जो डिफरेंट कंप्यूटर, पहले जो अबाकस कंप्यूटर आया, ये अबाकस कंप्यूटर कैसे वर्क करता था, बिट्स के ऊपर। उसके बाद ये जो लेबिस कंप्यूटर आया था ये आपको वर्क करता था गियर्स के ऊपर। गियर्स समझते हैं, ये देखें जैसे ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें क्या, ये आप देख रहे हैं ये डिफरेंट गियर्स बने हुए हैं, ये देखें ये गियर बना हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट गियर्स बने हुए हैं। अब इसमें क्या था, आप जैसे कोई गियर दबा, यानी यहाँ पे गियर को मूव करते थे ना, तो फ़र्ज़ करें आपकी कोई वैल्यू एडिशन हो जाती थी, उसके बाद दूसरे गियर से सब्ट्रैक्शन हो जाती थी, यानी इन्हीं गियर से आप एडिशन करते थे, इन्हीं गियर से आप जो है वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करते थे, डिवीजन करते थे। यानी ये वो कंप्यूटर थे जो मैकेनिकल वर्क करते थे, आप गियर्स को घुमाते थे तो फिर क्या होता था, आपकी वैल्यू एडिशन होती थी, सब्ट्रैक्शन होती थी, इस तरह से ये वर्क करता था मैकेनिकली, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर थे ये सिर्फ जस्ट कैलकुलेटर के तौर पर यूज़ होते थे। उसके बाद एक कंप्यूटर आए हमारे पास, पंच कार्ड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर कौन से थे, ये चार्ल्स बाबाजी ने इनको दरियाफ्त किया, ठीक है। और ये कंप्यूटर कैसे वर्क करता था, इसमें फ़र्स्ट टाइम आपके पेपर के ऊपर आउटपुट नज़र आती थी, जबकि ये जो ऊपर कंप्यूटर थे ना, ये बिट्स की फॉर्म में, ये जो अबाकस कंप्यूटर था इसमें क्या था, आपकी इसी मशीन के ऊपर ही आपको आउटपुट नज़र आती थी। और इसी तरह ये जो गियर्स वाला कंप्यूटर था इसमें भी आपको इसी मशीन के ऊपर आपको आउटपुट नज़र आती थी, ठीक है। जबकि जो हमारे पास चार्ल्स बाबाजी ने जो कंप्यूटर ईजाद किया, इस कंप्यूटर में क्या था, फर्स्ट टाइम हमारा एक पेपर के ऊपर यानी कागज़ के ऊपर हमारी आउटपुट नज़र आती थी। इसमें क्या होता था, इसमें दोस्तों हमारे पास एक पंच था, ये जो पंच गियर था, इस पंच को हम जितने दफ़ा पंच करते थे उतना जो है वो काउंटिंग लिखी जाती थी। फ़र्ज़ करें आपने इसे 5 दफ़ा पंच किया तो 5 लिखा जाता था पेपर के ऊपर। उसके बाद आपने 10 दफ़ा पंच किया तो 10 लिखा जाता था पेपर के ऊपर। तो इस तरह ये पंच, इसको हम पंच कार्ड कहते थे, ठीक है, जिसको हम पंच करते थे और हमारा पेपर के ऊपर जो है वो आउटपुट लिखी जाती थी। तो ये था हमारा पुराना दौर जिसमें हमारे मैकेनिकल कंप्यूटर थे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारे पास दौर गुजरता गया, ठीक है, वक्त गुजरता गया, तो क्या हुआ, मैकेनिकल कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो है वो ईजाद होना शुरू हो गए, जिसमें क्या हुआ कि हमारे पास चार्ल्स बाबाजी ने कॉस्ट इफेक्टिवली बट विद द एडवांस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन द अर्ली 90s, यानी 90s के अंदर उन्होंने एक पहला कंप्यूटर ईजाद किया जिसको ENIAC का नाम दिया उन्होंने, ठीक है जी, समझ आ गई आपको। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आया था जिसमें आपकी
वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए आपका जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आती थी, और ये आपका पहला वो कंप्यूटर था जो कि वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए वर्क करता था। और ये भी क्या करता था, ये भी आपको जस्ट कैलकुलेटर के तौर पर वर्क करता था, लेकिन ये बाकी प्रीवियस कंप्यूटर की निस्बत बहुत एफिशिएंट था। ठीक है, यानी आपको आउटपुट जल्दी फास्ट देता था। इसमें आप डिफरेंट क्या था, फैक्ट शीट ऑफ ENIC ये जो फर्स्ट आपको कंप्यूटर आया था इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते थे, इस कंप्यूटर में कहता है ऑक्यूपाइड 1800 स्क्वायर फीट। यानी आपका ये कंप्यूटर जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के तौर पर ENIAC, ये कहता कितनी रेंज लेता था, यानी कितना रकबा लेता था। इसको दोस्तों लगाने के लिए कम से कम 1800 स्क्वायर फीट का एरिया आपको चाहिए था। उसके बाद 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, यानी इसके अंदर 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। 1500 रिलेज इस्तेमाल की गई थी। 10,000 कैपेसिटर्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे। 70,000 रजिस्टर यूज़ किए गए थे, और 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता था इसको रन करने के लिए। तो ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। पेपर में MCQs के लिए आपको पूछ जा सकते हैं कि बताओ जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था ENIAC, उसमें कितने स्क्वायर फीट हमें ज़रूरत पड़ती थी एरिया की, जिसमें हम उस चीज़ को उस ENIAC कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को लगा सकते थे। तो ये वो सारी चीज़ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद दोस्तों वेट 30 टन, यानी 30 टन इसका वज़न था। इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वज़न कितना था, 30 टन। और इसकी कास्ट कितनी थी, इसकी कास्ट थी $4,10,000 अमेरिकन करेंसी के मुताबिक। इतनी हाई कास्ट थी इसकी। अगर पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक देखें तो 62.5 मिलियंस इसकी जो है वो प्राइस थी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये बहुत हैवी कंप्यूटर था, इसमें बहुत कुछ हमारा बहुत ज़्यादा रकबा यूज़ होता था। फिर हमने क्या किया, इसमें कुछ जो है चेंजिंग की। फिर ENICE के अंदर यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया, फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया। ऐसे ये कैसे हुआ, इसमें हमने कुछ चेंजिंग वक्त के साथ चेंजिंग की, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल किए, साइज़ रिडक्शन हुई। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो बता रहा है कि वक्त के साथ साथ हमने जो है वो की थी, फिर चेंजिंग की थी, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स के साथ हमने ख़त्म करके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किए गए। साइज़ रिडक्शन, यानी उसका साइज़ कम हो गया। प्रोसेसिंग पावर डबलिंग इन 2 ईयर्स, कहता 2 साल के अंदर अंदर हमने प्रोसेसिंग पावर जो थी उसकी वो बहुत ही हाई कर दी, यानी डबल कर दी। जितना ये आपका पहला कंप्यूटर वर्क करता था ना, जितनी तेज़ प्रोसेसिंग करता था, उससे डबल प्रोसेसिंग ये वाला कंप्यूटर करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब हमने इसमें चेंजिंग की। डेस्कटॉप कंप्यूटर बाय स्टीव जॉब्स एंड स्टेफन वॉज़नाइक इन 1976, यानी 1976 के अंदर पहला आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ईजाद हुआ, जिसको हम 4th जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं अपने इस दौर के अंदर। ठीक है, उसके बाद कहता है 1981 के अंदर IBM एक कंपनी थी जिसने PC ईजाद किया था, यानी पर्सनल कंप्यूटर ईजाद किया था IBM ने। और उस पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए उन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए इस IBM कंपनी ने 1981 के अंदर एक फ़र्स्ट PC ईजाद किया था, जो कि DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए चलता था। और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ फिर हमारी 1981 के बाद बहुत सी चेंजिंग हुई, जिसमें वेब एप्लीकेशंस आ गई, स्मार्टफोन दरियाफ्त किए गए। तो ये दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर थी, जिसमें मैंने आपको सारा डिटेल के साथ समझाया कैसे कैसे मैकेनिकल कंप्यूटर आए, फिर उसमें कैसे चेंजिंग हुई, कैसे वो वर्क करते थे, फिर कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आए, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन सा था, फिर उसमें कैसे चेंजिंग करके उन्होंने फिर IBM ने एक नया PC ईजाद किया, डेस्कटॉप कंप्यूटर आए। और अब उसके बाद हमारे पास 4th जनरेशन कंप्यूटर, बल्कि अब तो 5th जनरेशन कंप्यूटर, यानी रिबोर्ड्स की फॉर्म के अंदर 5th जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास वर्क कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।